प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपसे गुलाम वंश के बारे में बलबन तक चर्चा की थी। आगे हम देखते हैं कि कैकुबाद आता है और 1290 में उसकी हत्या हो जाती है और गुलाम वंश वहीं समाप्त हो जाता है। हम एक बार फिर से आपको गुलाम वंश पे पूरी गुलाम वंश की वंशावली पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रारंभिक तुर्क में मोहम्मद गोरी 1292 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त करता है। मोहम्मद गोरी के जीते गए क्षेत्र का भारत में उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, जिसकी राजधानी लाहौर होती है। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद लाहौर में ही अमीरों ने आराम शाह, कुछ विद्वानों के अनुसार आराम शाह उसका पुत्र था, कुछ विद्वानों के अनुसार सिंहासन खाली होने की वजह से आराम शाह को बैठा दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं, एक बात और है, देखते हैं कि जो मामलुक वंश यानी गुलाम वंश जो है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक अलग वंश का था, इल्तुतमिश अलग वंश का था और गयासुद्दीन बलबन ये भी तुर्की था, लेकिन ये भी अलग वंश से संबंधित था। यह तीन शासकों की पीढ़ियां हैं, जिसमें हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, जिसमें इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार आदि का निर्माण कराया। इसे लाख बख्श भी कहा गया। हम देखते हैं आराम शाह 1210 में सिंहासन बैठता है। उसके बाद इसका पता नहीं चलता है, यानी इसकी हत्या हो जाती है। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था और तत्कालिक बदायूं का सूबेदार था, इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक सिंहासन पर आता है। इल्तुतमिश को ही दिल्ली का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। इल्तुतमिश वंशागत सुल्तान की स्थिति को वंशानुगत बनाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में उसका लड़का बैठता है। फिर अमीर विद्रोह करते हैं और रजिया बेगम को बनाते हैं। रजिया 1236 से 1240 तक सिंहासन पर बैठती है। 1240 में विद्रोह होता है, जिसमें बहराम शाह को सिंहासन पर बिठाया जाता है। रजिया की हत्या हो जाती है। हम देखते हैं कि बहराम शाह 1240 से 1242 तक सिंहासन पर बैठता है दिल्ली सल्तनत में। फिर विद्रोह होता है। अलाउद्दीन मसूद को बिठाया जाता है 1242 से 1246 तक। उसके बाद फिर अमीर विद्रोह करते हैं। इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र 1246 से 1265 तक जो बलबन का दामाद था, नासिरुद्दीन महमूद, जो सिंहासन पर बैठता है और शासन करता है। नासिरुद्दीन महमूद के ही समय मिन्हाजुस्सिराज तबकाते नासिरी इसको समर्पित करता है। तबकाते नासिरी में नासिरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। 1265 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश का वंश यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब तीसरा वंश जो चलता है गयासुद्दीन बलबन का। गयासुद्दीन बलबन 1265 में सिंहासन पर बैठता है। 1287 तक इसका शासन चलता है। हम देखते हैं कि यह एक शक्तिशाली सम्राट होने का अभिनय करता है और रक्त और लौह की नीति को अपनाता है। 1287 में इसके मृत्यु के बाद कैकुबाद यानी इसका बुगरा खां का, इसके पुत्र बुगरा खां का
बाद 1287 में सिंहासन पर बैठता है। 1290 में खिलजी सेनापति जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या हो जाती है और गुलाम वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। गुलाम वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। यह पूरा गुलाम वंश का मतलब एक खाका है जिसको आप लिख भी सकते हैं, जो डेट वाइज है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। इसके बाद हम गुलाम वंश से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आप लिख लीजिए। अब हम देखते हैं, पहला प्रश्न आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी, यूपीपीसीएस और एसआई आदि परीक्षाओं में आता है। पहला प्रश्न है गुलाम वंश का गुलाम वंश का संस्थापक कौन? संस्थापक था। प्रश्न आता है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा गोरी, तीसरा गजनी, चौथा इल्तुतमिश। पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। हम देखते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक तो हमने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा प्रश्न आता है ढाई दिन का झोपड़ा। क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? पहला मस्जिद, मकबरा, मकतब, चौथा पाठशाला। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? यह बिहार पुलिस में पूछा गया है। उत्तर है मस्जिद, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के मंदिर सरस्वती मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तीसरा प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तीसरा प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? पहला दिल्ली, दूसरा पटना, तीसरा अजमेर, चौथा आगरा। चौथा लाहौर। हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? दिल्ली, अजमेर, पटना, लाहौर। इसमें ऑप्शन चौथा सही है, लाहौर। अब अगला प्रश्न है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था?
जिसने नियमित सिक्के जारी किए। पहला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न है दिल्ली का। वह कौन सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए? सिक्के जारी किए। जैसे पहला ऐबक, दूसरा बलबन, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा रजिया। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए? हम जानते हैं कि नियमित सिक्का जारी करने वाला दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन तीसरा सही है। इसने ही चांदी का टंका और तांबे का भीतर जारी किया था। आगे प्रश्न में चर्चा करते हैं। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा मोहम्मद गोरी, तीसरा मतलब इल्तुतमिश, चौथा बलबन। हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मिनहाज-उस-सिराज ने अपनी किताब तबकात नासरी में लाख बख्श कहा है, क्योंकि यह लाखों का दान किया करता था। तो ऑप्शन पहला सही है। अब अगला प्रश्न ये है, और एक बार और, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश और बलबन। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। यह प्रश्न यूपीएसआई में आ चुका है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में आ चुका है और केंद्रीय पीजीटी में यह क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने रजिया बेगम को, अगला प्रश्न, रजिया बेगम को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? हटाने में किसका, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? पहला ए अफगानों का, दूसरा तुर्कों का, तीसरा अरबों का, चौथा तुर्कों का। हम देखते हैं कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? अफगानों का, तुर्कों का, अरबों का, सॉरी राजपूतों का। देखते हैं किसका हाथ था? अफगानों का, अरबों का, तुर्कों का, राजपूतों का। इसमें दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है।
तुर्कों का, क्योंकि तुर्कों की महत्वाकांक्षा ने ही रजिया बेगम का पतन किया था। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किस शासक ने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किस शासक ने अपनाई थी? ये ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन बलबन, सी ऑप्शन राणा सांगा, डी ऑप्शन मोहम्मद गोरी। हम देखते हैं यहाँ पे रक्त और लौह की नीति किस शासक ने अपनाई थी, तो ऑप्शन बी सही है। एक और प्रश्न आ जाता है कि रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई थी? अगर रक्त और तलवार आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी होगा, और रक्त और लौह की नीति आएगी तो बलबन सही होगा। यहाँ पे बलबन सही है। आगे हम देखते हैं अपनी शक्ति को, आगे एक प्रश्न और देखते हैं, अपनी शक्ति को भव्य बनाने के लिए, यानी अपनी शक्ति को शानदार बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए किस शासक ने, भव्य बनाने के लिए सॉरी बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? हम ए जिले इलाही, बी दीने इलाही, तृतीय हिंद, सी तृतीय हिंद, कैसर हिंद। अपनी शक्ति को भव्य बनाने के लिए बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? देखते हैं कि जिले इलाही, दीने इलाही, तृतीय हिंद, कैसर हिंद। सर्वप्रथम सी ऑप्शन आते हैं, तृतीय हिंद नहीं हो सकता क्योंकि तृतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। दीने इलाही मतलब अकबर के समय चला। कैसरे हिंद अंग्रेज उपाधि देते थे, कैसरे हिंद कहा जाता था, अंग्रेज जिनको उपाधि देते थे। जिले इलाही सही है, ये ऑप्शन सही है। मतलब उसने अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि कहा कि बलबन ने जिले इलाही को उपाधि धारण की और कहा कि इस संसार में ईश्वर के बाद सुल्तान ही जनता का प्रतिनिधि होता है और सुल्तान का ही रूप होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन आईएएस में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है और एसआई में भी आ चुका है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी है। इसको आप एक बार फिर पुनः देख लीजिए। अब हम आगे एक और क्वेश्चन आते हैं। भारत में
ईरान का प्रसिद्ध त्योहार नौरोज को किसने प्रारंभ करवाया? चार ऑप्शन है। इल्तुतमिश, बी ऐबक, सी घोड़ी, बलबन। हम देखते हैं यहाँ पे कि भारत में ईरान का प्रसिद्ध त्योहार नौरोज किसने प्रारंभ कराया। यहाँ पे हम देखते हैं इल्तुतमिश ने प्रारंभ नहीं करवाया, ऐबक ने नहीं करवाया, घोड़ी ने भी। बलबन अपने आप को ईरान के प्रसिद्ध वंश, प्रसिद्ध वीर अफरसियाब के वंश से अपने आप को जोड़ा और उसने भारत में नौरोज त्योहार को प्रारंभ करवाया। ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको उपयोगी साबित होंगे। अगर इसमें कुछ भी आपको जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर किसी भी प्रश्न पर आप चर्चा के लिए कमेंट लिख सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। आगे हम आपको कल खेली वंश के बारे में पढ़ाएंगे। एक बार पुनः आप देख लीजिए। धन्यवाद।